नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। आरडीएस कॉलेज के समीप ज्वेलरी दुकान में हुए लूटकांड मामले में शामिल तीनों अपराधियों को पुलिस ने लूट के आभूषण के साथ किया गिरफ्तार। कांटी थाना क्षेत्र मधवन गांव के लीची के बगीचे में एक युवक का शव मिलने से मची हड़कंप। और अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैडिया गोलंबर स्थित दुर्गा मंदिर समेत 3 दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए की हुई क्षति। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। आरडीएस कॉलेज के समीप ज्वेलरी दुकान में हुई लूटकांड मामले में पुलिस ने 3 अपराधियों को लूट के आभूषण के साथ गिरफ्तार कर दिया। मुजफ्फरपुर पुलिस 51 लाख के ज्वेलर्स लूट कांड मामले में मास्टरमाइंड का किया गया एनकाउंटर। लूट के बाद आरोपी वैष्णो देवी का दर्शन करने गया था। बीते दिन हुए सदर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित कोलकाता ज्वेलर्स की दुकान में बाइक सवार 3 की संख्या में हथियार के बल घुसे बदमाशों ने दुकानदार और एक महिला ग्राहक को बंधक बनाकर सोने के ज्वेलर्स और चांदी का गहना लेकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और सर्विलांस की मदद से बिहार सहित कई राज्यों में छापेमारी की। पुलिस ने अपराधियों की पहचान बताने वालों पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया था। ज्वेलर्स लूटकांड मामले में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस लूटकांड में पुलिस ने कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें रिपू झा उर्फ अनुपम झा, जयहिंद मौर्य, मनीष सेठ, अरविंद कुमार सैनी और विकास कुमार है। इनके पास से पुलिस ने 15 ग्राम सोना, 1 केजी चांदी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी को वाराणसी से मुजफ्फरपुर लाने के दौरान फकुली थाना क्षेत्र अंतर्गत इनामी बदमाश अनुपम झा शौच के बहाने पुलिस वाहन से नीचे उतरा और पुलिस कर्मी का पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान पुलिस पर भी गोली चलाई, जिसके बाद पुलिस में आत्मरक्षा हेतु अनुपम के पैर में 2 गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया, जिसको SKMCH में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखकर बेहतर इलाज के लिए उसे पटना रेफर कर दिया है। 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक SIT बनाई गई थी, जो सिटी SP उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और DSP टाउन 2 और ASP टाउन और हम लोगों की जो DIU की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज्यादा जो कैमरे हैं CCTV उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह CCTV में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार को उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पे आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है, उस रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफी कुख्यात अपराध कर्मी है, और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहां गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहां से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ। इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में हैं, और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स है वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है।
इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे और उन्हीं का ही एक वहां पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे। उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया और धक्का दे के जमीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराध कर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने के प्रयास में थे? नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहां से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और एक कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराध कर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहां पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था। अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी, इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहां फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहां के पुलिस कर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए। तो जो दुर्ग की टीम है वो भी शीघ्र यहाँ पहुंच रही है और जो केस में। कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन गांव के लीची के बागीचे में एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर लीची के बगीचे में शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। मामला कांटी थाना क्षेत्र के मधुबन गांव की है, जहां एक लीची के बगीचे में युवक का सिर कटा हुआ शव बरामद हुआ है। इस घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां पर स्थानीय लोगों ने देखा कि एक युवक का गला रेतकर एक शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद इसकी सूचना कांटी थाने की पुलिस को दी गई। मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची कांटी थाने की पुलिस जांच में जुट गई है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने की कवायद में जुट गई है। पूरे मामले को लेकर कांटी थाने की पुलिस ने बताया कि मधुबन गांव के बगीचे के पास पोखर के समीप एक युवक का शव मिला है, जिसके गले पर गहरे जख्म के निशान हैं। आशंका जताई जा रही है कि हत्या करके शव को यहां पर लाकर फेंक दिया गया है। शव की अब तक पहचान नहीं की जा सकी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराए जाने की कवायद की जा रही है। प्रथम दृष्टि से मामला हत्या का लग रहा है। सुबह में सूचना मिली थी कि मधुबन में एक लीची गाछी के बगल में एक अननोन डेड बॉडी मिला है। हम लोग आके उसका देखे हैं, सत्यापन किए हैं, लेकिन अभी तक तो उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आगे प्रक्रिया के लिए हम लोग पीएम पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं और लोगों से अपील है कि हम लोग इसको फोटो भी सोशल मीडिया के माध्यम से डाल रहे हैं। जनप्रतिनिधि लोग भी हैं और पूरे गाँव के लोग भी यहाँ पास के इकट्ठा थे, परंतु अभी तक तो डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है। हम लोगों से अपील करेंगे कि जब जैसे ही शव की पहचान हो जाए तुरंत खबर करें। ऐसे 72 घंटा के लिए हम लोग वहाँ डेड बॉडी को रखे हुए हैं और उसके कपड़ा को भी रखेंगे हम लोग सुरक्षा। तो किसी से भी अनुरोध है कि अगर शव की पहचान हो तुरंत अविलंब थाना को सूचित करें। अहियापुर थाना क्षेत्र में हुई चचेरे भाई की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को अहियापुर थाना क्षेत्र के भिकनपुर में जमीनी विवाद में हत्या मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। अनुमंडल पदाधिकारी 2 विनीता सिन्हा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि अहियापुर थाने में गुरुवार को भिकनपुर में जमीनी विवाद को लेकर शशि कृष्ण कुमार पर चचेरे भाई ने उसको डीजे ट्रॉली से रौंद दिया, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान शशि कृष्ण कुमार की मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों के द्वारा 14 लोगों पर नामजद किया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिसमें शंकर भगत और राम बाबू सिंह है।
पुलिस जांच में पता चला है कि 17 अप्रैल को जो थ्रेसर मशीन लगाया था जिससे गेहूं को काटा जा रहा था, उसका जो रेस्क्यू है वो उड़कर जा रहा था, उससे भी विवाद बढ़ा और दोनों ओर से कहा सुनी हुई, जिसके बाद शशि कृष्ण कुमार पर चचेरे भाई ने डीजे ट्रॉली चढ़ा दी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। 2024 को एक सूचना प्राप्त हुई कि अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भिखनपुर वार्ड नंबर 7 में शशि कृष्ण पिता कृष्ण कुमार इनके ऊपर एक रथ वाली गाड़ी चढ़ाकर एक साजिश के तहत उसे दुर्घटना का रूप देते हुए उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और इसमें इनकी मृत्यु हो गई है और उनके चाचा राजू भगत एवं चाची संजू देवी वो जख्मी हो गए हैं। सूचना के सत्यापन के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर इसकी जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि कृष्ण कुमार पिता स्वर्गीय दसई भगत के फर्द बयान को प्राप्त करके हमने अय्यापुर थाना कांड संख्या 525/24 दिनांक 18/4/2024 को दर्ज किया और जो घटना में उपयुक्त गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था उसे जब्त करते हुए थाना लाया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के जो नामजद अभियुक्त हैं शंकर भगत पिता स्वर्गीय जगदीश भगत ग्राम भिखनपुर वार्ड नंबर 7 थाना अय्यापुर और दूसरे व्यक्ति हैं राम बाबू सिंह पिता महेश सिंह ग्राम पटियासा वार्ड नंबर 9 थाना अय्यापुर गढ़ा ओपी, इन दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में अभी भेजा जा रहा है और प्राथमिकी में कुल 14 लोगों पर उनको नामजद बनाया गया है, जिसपे अभी अग्रतर अनुसंधान के बाद अभियुक्तकरण के बिंदु पर निर्णय लेना बाकी है। और बाकी देखिए ऐसा पता चल रहा है कि पूर्व से इन दोनों परिवार के बीच में जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें माननीय न्यायालय में एक मुकदमा भी दायर किया हुआ था, जिसमें ऑलमोस्ट जो मैटर था वो सॉर्ट आउट हो चुका है। बट अभी रिसेंट ये हुआ था कि 17 तारीख को इन्होंने एक जो थ्रेशर मशीन होती है उसको लगाया था, जिससे वो गेहूं को काट के और उसका जो रेसिड्यू था वो उसके घर की तरफ उड़ के जा रहा था। तो बात सिर्फ इतनी सी थी और उस पे इन दोनों के बीच में बहस हुआ और विवाद हुई, जिसमें जिसको देखते हुए नेक्स्ट डे ऐसी घटना हुई जहां पे ये बता रहे हैं कि एक रथ वाली गाड़ी जो होती है उसको इस्तेमाल करते हुए उनके बेटे को वहां पे एक्सीडेंट का रूप देते हुए जान से मार दिया गया है। ये किसकी वाहन थी जिसके बारे में वाहन जो अभियुक्त हैं शंकर भगत, उनके ही घर में किसी के पास ये वाहन है। किसके नाम पर वाहन दर्ज है ये अभी एस्टैब्लिश नहीं हो पाया, लेकिन शंकर भगत के पास से ये वाहन प्राप्त हुई है। शंकर भगत और राम बाबू सिंह मुख्य आरोपी थे, उनको अभी चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी कुछ लोग फरार हैं जिनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। कुछ और भी लोगों के नाम आए हैं जिसपे हम लोग अग्रतर अनुसंधान के बाद ही उस पर अभियुक्तिकरण के बिंदु पर निर्णय लेना सही प्रतीत होता है। ये दोनों जो गिरफ्तार हैं इन्हीं दोनों का भूमिका रहा है, इनकी मुख्य भूमिका है। बाकी कुछ और भी लोग हैं जिनके बारे में बताया गया है, उनके विरुद्ध हम लोग छापामारी कर रहे हैं और जल्दी उनको भी गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। इनके ऊपर पहले से कोई मामला इनका अभी तक कोई आपराधिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ है, बट इस पे और हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अगर कुछ होगा तो इसको डायरी में केस डायरी में लाया जाएगा। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर डाक विभाग ने लोकसभा चुनाव संबंधित डाक टिकट जारी किया। शायद ही ऐसा कोई विषय हो जिस पर भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट प्रकाशित न किया हो। वर्ष 2024 भारत में लोकसभा चुनाव का वर्ष है। मतदान के महत्व को दर्शाते हुए डाक विभाग ने हाल ही में एक डाक टिकट जारी किया है, जिसका विषय है समावेशी चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग। उक्त जानकारी देते हुए नॉर्थ बिहार फिलेट लिस्ट सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्राशक ने बताया कि 5 रुपए मूल्य के इस बहुरंगी डाक टिकट को प्रकाशित करने का उद्देश्य मतदान के प्रति मतदाताओं को जागृत करना है। इस अनोखे डाक टिकट में 3 रंगों का 3 ईवीएम मशीन के साथ ही मतदाता की उंगली पर लगे हुए मतदान के सिहाई के निशान को भी दर्शाया गया है। फ्लेट लिस्ट आचार्य पराशर ने बताया कि वाटर कलर से चित्रांकित मतदाताओं को जागृत करने वाला ये डाक टिकट मुजफ्फरपुर प्रधान स्थित फ्लेटलिक ब्यूरो सहित देश भर के फ्लेटलिक ब्यूरो के माध्यम से डाक टिकट संग्रहकर्ताओं और डाक द्वारा पत्रचार करने वाले आम जनों के लिए उपलब्ध कराया गया है। 9 वर्षों के इतिहास में पहली बार
भारतीय डाक विभाग ने लोकसभा चुनाव 2024 के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला है, जो 5 रुपए का है और वाटर कलर की पेंटिंग को डाक टिकट पर रेखांकित किया गया है, उसको प्रकाशित किया गया है। ये समावेशी चुनाव और समावेशी मतदान को केंद्र में रखकर बनाया गया है और भारतीय चुनाव आयोग के हवाले से बनाया गया है। यह डाक टिकट अभी पूरे देश में जहां कहीं भी मुजफ्फरपुर सहित फिलाटेलिक ब्यूरो हैं, बिहार में 3 हैं, मुजफ्फरपुर, पटना और गया, वहां ये उपलब्ध हुआ है और फिलाटेलिस्टों के बीच तो ये डाक टिकट बहुत लोकप्रिय हो ही रहा है। इसके साथ साथ जो चिट्ठियां लिखने वाले लोग हैं, जिसकी आदत बहुत कम हो गई है, वो भी इस डाक टिकट को लेकर और प्रमोट कर रहे हैं और जहां भी अपना लिफाफा, अपने पत्र भेज रहे हैं, इस डाक टिकट को प्राथमिकता के आधार पर उसका उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि दुनिया के इतिहास में बहुत कम ऐसे देश हैं, गिने चुने ऐसे देश हैं, जिन्होंने मतदाता जागरण और समावेशी मतदान पर डाक टिकट निकाला है। अब इस श्रेणी में भारत भी आ गया है, इसके लिए हम डाक विभाग को धन्यवाद देते हैं और हम लोग इस डाक टिकट को लेकर, हम जो फिलाटेलिस्ट हैं, डाक टिकट के संग्रह करता हैं, इसको लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और इसके माध्यम से जागरूकता। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर स्थित मां दुर्गा मंदिर समेत 3 दुकान में भीषण आग लग गई, लाखों रुपए की क्षति हुई। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बैरिया गोलंबर स्थित दुर्गा मंदिर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और मंदिर के समीप 3 दुकानों को भी अपने चपेटे में ले लिया। तीनों दुकान समेत मंदिर के बाहरी हिस्से पूरी तरह जल गए। दरअसल घटना गुरुवार की देर रात की है। अचानक मंदिर के गेट में आग लग गई। देखते ही देखते मंदिर समेत तीनों दुकानों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंचे मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को कॉल किया और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। काफी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक तीनों दुकान और मंदिर के कुछ हिस्से पूरी तरह जल चुके थे। लाखों रुपए की क्षति भी हुई है। आग लगने के कारण का पता नहीं चल सका है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि मंदिर का बाहरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि भगवान की प्रतिमा और गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित है। कल हम लोग का नवरात्रा पूजा समाप्त हुआ है। पूजा संपन्न बड़ा ढंग से हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। सब लोग मंदिर उदिर बंद करके हम लोग प्रायः घर पर चले जाते हैं। रात में लगभग हम लोगों को जानकारी मिला 3 बजे जब मंदिर में आग पकड़ लिया। जब वहां से हम लोग आए, यहाँ तुरंत पहुंचे, 5 मिनट में पहुंच गए तो देखे जो बगल में 3-4 गो दुकान है, वो सब जल रहा था और मंदिर के आगे गेट में आग लगल था। तो तुरंत हम लोग फायर ब्रिगेड का सहयोग लिए। आधा घंटा 1 घंटा में वो लोग पहुंचा। थाना भी आया हुआ था, सब आग पर कंट्रोल हुआ। ऐसे मूर्ति में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई मूर्ति में दिक्कत नहीं है, मंदिर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर के काफी क्षति है। और इस मंदिर का अध्यक्ष सीओ होते हैं, सीओ के हम लोग इंतजार में हैं, खबर कर दिए हैं। वो आते हैं, सरकारी प्रक्रिया के मुताबिक वो लोग जो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मंदिर का पुनर्निर्माण आम जनता के सहयोग से शुरू करेंगे। लेकिन सरकारी व्यवस्था है, इसलिए हम लोग अभी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक सीओ का आदेश कुछ नहीं होता। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूएसएसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम
नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। आज के परिवेश में बच्चियों के लिए सुरक्षित माहौल और सर्वांगीण विकास। हम हैं RPS गर्ल्स इंटरनेशनल स्कूल। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए ऑडियो विजुअल और प्ले द्वारा तकनीकी शिक्षा दी जाती है। छठी कक्षा से छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल के साथ साथ महिला शिक्षकों द्वारा उचित शिक्षा दी जाती है। को करिकुलर एक्टिविटीज में कराटे, योगा, सिंगिंग, डांसिंग और ड्राइंग की क्लास उपलब्ध है। NCERT बुक कक्षा प्रथम से 9वीं के बच्चियों को पढ़ाई जाती है। साइंस लैब तथा कंप्यूटर लैब की उत्तम सुविधा उपलब्ध है। पूरा कैंपस CCTV कैमरे से लैस है। तो देर मत कीजिए, अपनी बच्चियों का नामांकन कराएं। हमारा पता है वलीगर गार्डन अपोजिट MDDM कॉलेज मिठनपुरा मुजफ्फरपुर। Contact us on 74628 77941 9334901768। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में खुल गया है आपका अपना डिज्नीलैंड मेला। आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान में अब तक का सबसे बड़ा देशी विदेशी नए झूलों के साथ अपने परिवार के साथ मनोरंजन का लुत्फ उठाइए। बच्चों के लिए स्पेशल पिंग पोंग झूलों के साथ टावर झूला, ब्रेक डांस, टोड़ा टोड़ा, नौका झूला, स्कॉर्पियो 3-in-1 और चांद तारा झूलों के साथ कई प्रकार के झूलों में फुल मस्ती कर सकते हैं। मेले में खाने पीने के स्टॉल के साथ हैंडीक्राफ्ट का बाजार भी लगाया गया है। तो एक बार पूरे परिवार के साथ जरूर पधारें। डिज्नीलैंड मेला, आमगोला ओरिएंट क्लब मैदान, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। विश्वविद्यालय इतिहास विभाग में आज के परिवेश विषय पर व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में शुक्रवार को एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर प्रभाकर प्रसाद सिंह ने मुख्य वक्ता के रूप में मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ आइडेंटिटी इन बिहार विषय पर अपना विचार रखा। उन्होंने कहा कि बिहार की पहचान के 3 मुख्य तत्व है, क्षेत्रीयता, जातीयता और धार्मिकता।
उनके अनुसार बिहार का इतिहास यूरोपियन लेखन पर आधारित है, जिस कारण बिहार में क्षेत्रीय इतिहास का उपेक्षा हुआ है। परिणाम स्वरूप बिहार में क्षेत्रीय पहचान कमजोर है, जबकि जाति पहचान सबसे मजबूत है। उन्होंने सभी शिक्षार्थियों से क्षेत्रीय इतिहास को बढ़ावा देने की वकालत की है। वही कार्यक्रम संयोजक प्रोफेसर पंकज कुमार राय ने कहा कि यहाँ की पहचान का आधार बौद्ध और जैन धर्म के प्रभाव के साथ साथ क्षेत्रीय और जाति संपर्क जैसे मिथिला, मगध और भोजपुरी में दिखाई गई विविधता से भी है। आप पूछिएगा कुछ तो आज सेमिनार होगा उसके बारे में बताएंगे। ऐसा है कि आज डॉक्टर हरिरंजन घोषाल स्मृति व्याख्यान माला 14 संख्या में हमारे विद्वान साथी प्रोफेसर प्रभाकर प्रसाद सिंह, जो दयालपुर में इतिहास के प्राध्यापक रहे हैं और काफी उनका काम है बिहार के आइडेंटिटी पर, उस पर ही एक लेक्चर हुआ है। उसमें ये टॉपिक था मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ आइडेंटिटी इन बिहार। बिहार के बदलते बनते परिचय पहचान के बारे में ये बात हुई है और हम समझते हैं कि पिछले 13 जो लेक्चर हुआ है उसमें से 3-4 लेक्चर को अगर सेलेक्ट किया जाए तो यह अव्वल लेक्चर रहा है। और हमारे प्री पीएचडी कोर्स के 2021 सेशन के सभी छात्र छात्राएं इसमें शिरकत किए हैं और मुझे लगता है कि इस लेक्चर से बहुत सारी संभावनाएं खुलेंगी और उस पर समाधान का भी कोशिश किया जाएगा करने का। इस संबंध में मैं प्रोफेसर रेणु कुमारी जी को तहे दिल से बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं अपने छात्र छात्राओं के माध्यम से, उनकी ओर से कि उन्होंने एक नया आयाम फिर से शुरू किया है। बीच में बंद था 3-4 हेड के समय में, अपर्णा जी के बाद ये शुरू हुआ नहीं फिर कभी, तो एक नई शुरुआत फिर हुई है और ये आगे तक बात जाएगी। और हम समझते हैं कि बहुत ही कम दिनों के अंतराल पर पुनः एक लेक्चर बिहार के आइडेंटिटी पर ही होगा, जिसमें उसके तुर्की थाना क्षेत्र के धर्मुआ गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर इंसाफ की गुहार लगाई। जिले के तुर्की थाना अंतर्गत धर्मुआ गांव निवासी धर्मेंद्र प्रसाद ने शुक्रवार को एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरे मामले को लेकर धर्मेंद्र प्रसाद ने बताया कि पिताजी के जीवन काल में ही तीनों भाइयों के बीच जमीन का बंटवारा हो गया, जिसके बाद वह अपने हिस्से की जमीन पर 30 वर्ष से मकान बना कर रह रहा है। मकान की स्थिति जर्जर होने पर उसे तोड़कर फिर से नया मकान बनाने की प्रक्रिया की जा रही थी। इस दौरान रंग उनके भतीजे विनीत कुमार ने पुलिस की मदद से इस जमीन पर धारा 144 लगवा दिया, जिससे मकान का निर्माण रुक गया। इसलिए मैंने आज एसएसपी राकेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी साहब से मिलने आए थे। मेरा जमीन बहुत पुराना बंटवारा है, 30 साल पहले से हम वहाँ पे रह रहे हैं और तीनों भाई अपने अपने जगह पे दखल कब्जा पे रह रहा है। मेरा पुराना घर 30 साल पहले से है और मेरा भतीजा विनीत कुमार ज़बरदस्ती 144 लगवाया है डीएसपी सर और थाना के मिली भगत से, और इसमें कुछ राजनीतिक जनप्रतिनिधि लोग भी दबाव दे रहे हैं। इसके कारण 144 लगाया गया है। आप यहाँ पर किस लिए गुहार लगाने आए हैं? न्याय की गुहार लगाने आए हैं। क्या मांग की है? मांग की है कि हमको सही ढंग से अपना उसका मेरा जो जगह है वो मिल जाए, मकान बना रहे हैं उसका बनाने की अनुमति दी जाए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि इस पर जांच की जाएगी। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? धर्मेंद्र प्रसाद, थाना तुर्की, जिला मुजफ्फरपुर। कहाँ का मामला है? धर्मुआ, तुर्की थाना। श्री हरि इंटरप्राइजेज द्वारा शुक्रवार को एक निजी होटल में बीपीएल ब्रांड का पंखा और लाइटिंग प्रोडक्ट का अनावरण किया गया। श्री हरि इंटरप्राइजेज द्वारा शुक्रवार को एक निजी होटल में बीपीएल ब्रांड का पंखा और लाइटिंग प्रोडक्ट का अनावरण किया गया। मौके पर कंपनी के ब्रांच हेड मनीष कुमार, एरिया मैनेजर अभिषेक कुमार, सर्विस हेड चंद्रमणि एवं मुजफ्फरपुर के डिस्ट्रीब्यूटर श्री हरि इंटरप्राइजेज के प्रबंधक शशि शंकर के साथ साथ 150 से ज्यादा रिटेलर ने भाग लिया। इस मौके पर कंपनी के शाखा प्रबंधक मनीष कुमार ने कंपनी के उत्पाद गुणवत्ता के बारे में बताया।
कंपनी में कम मूल्यों में कॉपर बैडिंग के साथ पंखा का अनावरण किया, जो ग्राहक के द्वारा सराहा जा रहा है। साथ ही कंपनी ने लाइटिंग की पूरी रेंज का भी अनावरण किया। बीपीएल कंपनी का फैन और लाइटिंग जो भी अभी मुजफ्फरपुर में लॉन्च किया गया है, और हम लोग इस कंपनी का उद्देश्य है कि प्योर कॉपर वाइंडिंग का एक पंखा कम से कम किफ़ायती दाम में कस्टमर तक पहुंचाना है। अभी कंपनी 1 साल हुआ कंपनी को लॉन्च किए हुए, और 2 महीने से काम हो रहा है और हम लोग 2 महीने के अंदर 1 करोड़ प्लस का बिजनेस कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे का जो प्रोजेक्ट है कि मतलब आने वाले साल में कम से कम 4 से 5 करोड़ का बिजनेस मुजफ्फरपुर एरिया में हम लोग को करना है। कंपनी का और क्या कुछ प्रोडक्ट है? कंपनी का फैन है, लाइटिंग है, अप्लायंसेस का पूरा रेंज आता है। और क्या कुछ है इसका, मतलब रेंज का क्या रेंज कैसा है? पंखा का रेंज अपना 1300 रुपये से स्टार्ट होकर के डेकोरेटिव फैन 3000 रेंज तक अच्छा डेकोरेटिव फैन मिल रहा है। और आज के डेट में VLDC पंखा का क्रेज मार्केट में बहुत चला है, तो हम लोग VLDC पंखा सबसे किफ़ायती दाम 2000 से 2500 के रेंज में VLDC पंखा हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। LED बल्ब सब भी है? LED बल्ब अपने 9 वाट से लेकर के 50 वाट तक का बल्ब है, पूरा बटन ट्यूबलाइट है, डेकोरेट है। उसके बाद AC DC लाइट है, और लाइटिंग का पूरा रेंज अपने पास है। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।